Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज जो हम जिक्र कर रहे हैं दैट इज अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, वो क्या होती है और उसके ज़रिए से हम डिफरेंट गैस लॉज जैसे कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राहम लॉ, वो हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और यकीनन आपने वो देख ली होगी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अहम पोस्टुलेट्स जो हैं वो बहुत ही मतलब ज़्यादा है, लेकिन चंद एक पॉइंट जिसके बारे में मैं इस वक्त फोकस कर रहा हूँ वो ये है कि गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं और वो हर वक्त हरकत करते रहते हैं। और जब वो ये हरकत करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं और अपनी उस वेसल या पैमाना या वो जिस बर्तन में भरे हुए हैं सिलेंडर, उसकी दीवारों से टकराते हैं। और इस टकराने पर जो वो एक फोर्स लगाते हैं ख़ास एरिया पे, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ अ गैस। और प्रेशर ऑफ अ गैस को हम लेकर एक बनाने वाले हैं इक्वेशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी? बर्नौली ने। और क्लासियस ने उसके साथ थोड़ा सा जुड़कर उसको एक फॉर्म दी जो कि एक क्वांटिटेटिव फॉर्म है और वही फॉर्म कहलाती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। थ्योरी एक थ्योरी है और उसके चंद पॉइंट्स हैं और वो कुछ असम्पशंस भी रखती है और उसकी बिना पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट थ्योरी प्रिंसिपल्स को बनाते हैं या फिर लॉस को बनाते हैं। इवन के एक इक्वेशन भी एक लॉ कहलाती है, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर लॉ भी आप इसको बोल सकते हो। बहरहाल ये हम आगे चल के कुछ बात करते रहेंगे, लेकिन अब तक आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पता है। अगर नहीं पता तो फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप प्लेलिस्ट से पिछले लेक्चर्स जो चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 के देख सकते हैं। तो हम चल रहे हैं आगे और ये बता रहे हैं कि किस तरह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो कि एक नया कानून था या एक नई चीज़ थी, क्या उसने पुराने कानून को, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स वगैरह को गलत साबित किया या वो उनके साथ क्या करती है, कंपैरेटिवनेस रखती है या नहीं रखती, क्या उनको एक्सप्लेन कर सकती है या नहीं कर सकती। इन सब के सवाल के जवाब हम इस वाले टॉपिक में लेने वाले हैं। हमारी बुक के अंदर जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसको डिराइव तो नहीं किया गया, लेकिन वो डायरेक्टली लिखा गया है और हम भी इसको इसी तरीके से लेके चलते हैं। यानी पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। ये जी वो इक्वेशन है जो आपको इसी तरह से याद करनी है। इसमें से जो अहम बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो आपको समझनी भी आनी चाहिए। पी तो मैंने आपको वही कहा कि ये एक प्रेशर है जो कि गैस के मॉलिक्यूल के टकराने से जो फोर्स लगती है किसी एक खास एरिया पर, वो होता है जी गैसेस का प्रेशर। वी से मुराद वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी वॉल्यूम से मुराद ये है कि गैस जिस वॉल्यूम में है, जिस कंटेनर में है, जिस बर्तन में है, उसका वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एक ही बात है। 1/3 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। m इज अ मैस ऑफ अ गैस। याद रहे कि ये मैस किसी एक पार्टिकल का मैस कहलाएगा, ना कि पूरी गैस का मैस। सम टाइम्स लोग समझते हैं ये मोलर मैस है, तो ये मोलर मैस भी नहीं है। इट इज जस्ट अ मैस ऑफ अ सिंगल molecule of a gas or a single particle of a gas। और n क्या है? n is a number of particles या number of gas molecules। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं number of molecules। और आखिर में आता है जी ये पैरामीटर जो थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है। इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। वैसे इसको बोलते हैं सी स्क्वायर बार। एक्चुअली सी से मुराद लिया जाएगा कि ये वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है जी, एक मॉलिक्यूल कह लीजिए, और फिर ये उसका स्क्वायर है और इसका मीन है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ये किस तरह से किया जा रहा है। मान लीजिए कि ये आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है जी। इसके साथ साथ ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, ये हरकत कर रहे हैं दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यानी रैंडम मोशन है। अब आप सोचें कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से हरकत करके चल रहा है, मतलब उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। वो यहाँ से जाएगा और जाने के बाद सामने दीवार से टकराएगा और टकरा कर फिर वो वापस पहुँचेगा। तो उसकी जाने वाली जो वेलोसिटी है, फिलहाल आपने फिजिक्स में हमेशा उसको भी पढ़ा है,
तो वेलोसिटी जाने वाली भी है और आने वाली भी है। दोनों वेलोसिटीज का अगर हम इकट्ठा कर लें तो ये एक वेलोसिटी का स्क्वायर भी बन सकता है, यानी डबल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी स्क्वायर अपने लिए लिख लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम v की जगह इस्तेमाल करते हैं c, इसलिए ये बन गया c स्क्वायर। ठीक है जी, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेनेशन इस तरह दे लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने ये जाना और आना क्यों किया है। एक्चुअली अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आप अपने घर से अपने कॉलेज जितनी देर में पहुँचते हैं, क्या उतनी ही देर में अपने कॉलेज से घर वापस आते हैं? तो जवाब मैं अक्सर औकात अगर सोच समझ के दें और रियल बात समझें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग में सम टाइम बहुत ट्रैफिक नहीं होती और क्या होता है, हम जल्दी से सफ़र करके आ सकते हैं। हो सकता है कि मॉर्निंग में हमारी जो जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं सवारी वो भी तेज़ चल रही हो या वो सही हो, वगैरह वगैरह, जल्दी हो। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो छुट्टी हो चुकी होती है बहुत सारे कॉलेजेस एंड स्कूल्स की, तो बहुत सारा रश होता है और उस रश के अंदर ट्रैफिक जो है वो स्लो मूव करती है और ट्रैफिक की मिकदार भी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम उतनी तेज़ी से घर नहीं आ पाते, ठीक है, जितनी तेज़ी से आप जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी दोनों वेलोसिटीज़ क्या है, मुख्तलिफ है। आते हुए तेज़ और जाते हुए मिसाल के तौर पर कभी हल्की कभी तेज़। सामने से कोई रक्षा आ गया है, वो सुस्त चल रहा है तो आपको भी बहुत सुस्त ड्राइव करना पड़ेगा, या आपका भी रक्षा अगर उसके पीछे लगा है तो वो भी उसी रफ्तार से हरकत करेगा। अब यही चीज़ आप मॉलिक्यूल पे ले लो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे हैं, बहुत सारा रश लगा हुआ है। अब मॉलिक्यूल जब हरकत करते हैं तो वो टकराते हैं खुद से भी और दीवार के साथ भी। अब सपोज कीजिए कि एक मॉलिक्यूल हरकत करता हुआ जा रहा है, किसी ने से टकराया, टकराने के बाद डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो वो ऐसे घूमता फिरता जाकर वहां पहुंचा और हो सकता है कि वापस आते हुए एक भी कोलिजन ना हो, क्योंकि पॉसिबल है, और वो बिल्कुल सीधा सीधा आए तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो हमने इस तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का कंसेप्ट है जो कि मैक्सवेल ने दिया था, जो मैंने आपको शुरू में सिखाया भी था। तो मैक्सवेल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दी तो उसने वहां पर सी स्क्वायर का इस्तेमाल किया। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज है वो भी, जो कि बोल्ट्जमैन ने दिया, वो कंसेप्ट भी जुड़ा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी दी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज भी दी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी दी, और हम इससे कुछ मजीद कंसेप्ट निकाल के वंडर वॉल की कंट्रीब्यूशन भी सामने रखते हैं। तो मैंने बहुत सारी बात यहाँ भी इकट्ठी कर दी है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है कि एक गैस मॉलिक्यूल है, वो हरकत कर रहा है और उसकी वेलोसिटी सी स्क्वायर है या वी स्क्वायर है, बात एक ही है। अब एक बात यहाँ पर मजीद है और वो लगा हुआ है बार, या ऊपर की तरफ एक निशान है या एक छोटी लाइन है। इस लाइन का क्या मकसद है? एक्चुअली तो गैस मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल, इतने छोटे हैं कि वो पकड़े नहीं जा सकते, वो देखे नहीं जा सकते, उनकी वेलोसिटी मेजर नहीं की जा सकती। तो फिर क्या होता है, हम एक्चुअली उनकी एक परमानेंट एनर्जी या कह लीजिए पूरे सिस्टम की एनर्जी मेजर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी बुक पे तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है कि यहाँ एक थर्मामीटर लग जाएगा। थर्मामीटर पूरे सिस्टम की एनर्जी मेजर कर सकता है और हमें पता लग जाता है कि ये गैस अगर 1 मोल है, तसव्वुर करें कि अंदर गैस 1 मोल है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे। इतने पार्टिकल्स पर अगर हम ये एनर्जी डिवाइड कर दें तो हर पार्टिकल की एनर्जी निकाली जा सकती है, और हर पार्टिकल की एनर्जी अगर निकल जाए, इवन कि हर पार्टिकल का टेम्परेचर भी निकल जाए, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो देखो टेम्परेचर निकल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पता लग जाती है, और अगर ये पता लग जाए तो टेम्परेचर पता लग जाता है। और अगर हम इस एनर्जी के एतबार से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हरकत देती है, किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी का सबब बनती है, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर हम वेलोसिटी वी या हम सी भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली जुड़ा है, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटीज। तो आप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं किसी एक किसकी, पार्टिकल की, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी, मतलब पूरी तौर पे दुरुस्त नहीं होगी। अब वो कैसे? क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि कुछ मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं तेज और कुछ मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं सुस्त। तो तेज वालों की वेलोसिटी ज़्यादा है और दूसरों की वेलोसिटी कम है, एनर्जी भी पहले वालों की ज़्यादा है और दूसरों वालों की एनर्जी कम है। तो
वेलोसिटीज आगे पीछे हो रही हैं, एनर्जी भी आगे पीछे हो रही है हर एक मॉलिक्यूल की अगर इंडिविजुअल सोची जाए तो। लेकिन थर्मामीटर जिसके जरिए से जो मैंने आपको एक सिंपल सी बात समझाई है, जो हम वेलोसिटी मेजर करेंगे वो एक्चुअली चूंकि सारे मॉलिक्यूल्स पर डिवाइड कर दी गई है जितने मॉलिक्यूल वहां पर थे, तो हर मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी ही निकलेगी या एवरेज वेलोसिटी ही निकलेगी। तो हम अपने इस गैसियस सिस्टम में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स पार्टिकल्स की जो मालूम करते हैं एनर्जी या वेलोसिटीज, वो हमेशा एवरेज होती हैं। तो अब आपको ये जो बार है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो बार है ये एक्चुअली शो करता है मीन वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को। तो अब बन गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपको समझ में कुछ आ गया होगा कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों इस्तेमाल हो रही है। थोड़ा सा मैंने उसका बैकग्राउंड भी दिया है ताकि कुछ ना कुछ समझ में आए, और साथ साथ हमने अब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को वन टाइम जस्टिफाई कर लिया है कि प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू द 1/3 mass total number of molecules and the mean square velocity of each molecule। तो ये जी हमारे पास खत्म हो गई। कोई पूछ लेता है कि भाई ये कैसे मेजर करते हैं, तो मैं ये कौन सा मसला है, एवरेज या मीन, तो सबको निकालना ही आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास सी स्क्वायर बार यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो वो किसके इक्वल होगी, आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल, स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल प्लस स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल प्लस स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। यानी जितने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स की आपने वेलोसिटीज को लिख लेना है, जमा कर लेना है, और जितनी वो तादाद में होंगे, यानी हो सकता है इनकी तादाद n1 n2 n3 एंड सो ऑन, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की तादाद को जमा कर लेना है और डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन निकल आएगा। ये बड़ी आसान सी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास तीन वैल्यूज हैं 20 30 40, उनका मीन निकालें, तो आप 20 30 40 20 30 40 तीन हो गए ना, तो आपने 20 जमा 30 जमा 40 को तीन पे तकसीम करना है। बिल्कुल सिमिलरली पहली वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी, तीसरी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इवन के आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n। ठीक है जी, तो आप इस सारे की जगह पर n भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब तक आपने सीखा कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी असल में, या मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल या सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे भी बोल सकते हो। या सिंपल से कहो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज कहा तो ये फिक्रा खुद ब खुद ये बता रहा है कि नीचे क्या लगाना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो आपने देखा कि आपकी बुक ये जुमला लिखती है, आप वहां पे देख सकते हैं। यही चीज एक्सप्लेन की जा रही है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ सम ऑफ ऑल द पॉसिबल स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल। पॉसिबल से क्या मुराद है, ये भी एक डीप वर्ड है। वो कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं पॉसिबल, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल अगर सीधे सीधा हरकत कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन सीधी हरकत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वेलोसिटीज हैं वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। अगर मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर अपनी जगह पे खड़ा होकर वाइब्रेट कर रहा होता तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती। अगर वो रोटेट कर रहा होता तो हम कहते हैं वहां पे रोटेशनल एनर्जी भी है। तो गैस मॉलिक्यूल्स में बेसिकली एक ही खास एनर्जी होती है जो कि ट्रांसलेशनल या लीनियर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसी तरह से जो उसकी वेलोसिटी होती है या मूवमेंट है, तो वो भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है। तो हम ये जो पॉसिबल वेलोसिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब है उस सिस्टम में पॉसिबल वेलोसिटी है कि गैस मालिक्यूल सीधी हरकत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मालिक्यूल होते हैं जो काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं और उनके अंदर वाइब्रेशंस भी होती हैं। बहरहाल वो हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबल वेलोसिटी का मतलब लीजिएगा ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी। तो आपने देखा कि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर में ऐसा क्या क्या है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और यहाँ पर हम क्या करें, अंडर द रूट ले लें, और यहाँ पर भी हम क्या ले लें, अंडर द रूट ले लें, तो अब क्या होगा, अब ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
तो अगर मैं इसको एक साथ लिखूं, मिसाल के तौर पर लिखते हैं सी, यहाँ लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर, तो आप ये देखो कि इस सारे की जगह पर हम लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऐसे करके आरएमएस। और यहाँ पर क्या आने वाला है, एक डिराइवेशन करने के बाद, समझ के बाद, एक डेढ़ पेज हल करने के बाद 3RT/m। ठीक है जी, तो इसका जिक्र शायद आगे जाके थोड़ा सा होगा, वो हम कर देंगे। और ये अंडर द रूट वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अब आपको ये बात समझा दी गई है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT/m। ये आपने एक नई इक्वेशन याद कर लेनी है इसके अंदर। ये तो बात एहतियात से कर ली गई है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर, और जो M है वो आपके पास मोलर मास ऑफ अ गैस है। तो ये जी सिंपल सी बात हुई, इसको अपने दिमाग में रखना है। अगर आप एक जगह पे लिखा देखो 2RT/m, तो इसका मतलब ये होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो पॉसिबल वेलोसिटीज हैं उनके लिए इक्वेशन ये है। और अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा पॉसिबल है कि कुछ मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हों, बहुत कम तादाद में हो, ठीक है, तो उनको भी हमें काउंट करना पड़ता है पॉसिबल वेलोसिटी में। कुछ मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हो किसी वजह से, बाजू का जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एटम की ज़्यादा होती है, वो रोटेट भी करते हैं, तो रोटेशन को भी हमें कंसीडर करना होगा। यानी पॉसिबल वेलोसिटीज में हमें रोटेशनल, ट्रांसलेशनल या फिर वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटीज होती है उनको कंसीडर करना होगा, जो इसके बराबर है। लेकिन अगर हम ये देखें कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी है, यानी वो कौन सी वेलोसिटी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो मैंने आपको बताया ट्रांसलेशनल एनर्जी की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन है या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, तो लिया लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो वो वेलोसिटी अगर सिर्फ और सिर्फ कंसीडर की जाए और बाकी छोटी मोटी वेलोसिटीज को जहन से निकाल दिया जाए या निगलेक्ट कर दिया जाए, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो 2RT/m के बराबर होती है। कभी कभी ये वाली इक्वेशन भी यहाँ पर लिखी होती है। तो मैं फिलहाल आपको समझा रहा था कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT/m। अब ज़्यादा तो इसमें ऐसा नहीं याद करना, सिवाय इस इक्वेशन के PV इज इक्वल टू 1/3 ये बार बार अपने दिमाग में रख के याद कर लें। अब इसी की बेस पर हमने ये साबित करना है कि जो इक्वेशन बनी है क्या ये एक्सप्लेन कर सकती है किसको, डिफरेंट गैस लॉस को, जो कि कहला रहे हैं बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर एवोगैड्रोस लॉ। इन गैस लॉस को हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और वो टॉपिक काफ़ी कीमती है क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने वाला है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता, बट ये है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जहाँ छोटे सा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया है, और बाकी जो डिराइवेशन है वो हमारी बुक में है नहीं, इसलिए मैंने आपको वो नहीं सिखाई है। तो बहरहाल इतना सा ध्यान में रखें, PV इज इक्वल टू 1/3 mc² is a molecular क्या kinetic molecular equation which is derived from the kinetic molecular theory, and now we have to consider this theory, kinetic molecular theory और kinetic molecular equation एज अ लॉ। मतलब अब आपने इसको लॉ कंसिडर करना है और देखना है कि ये पुराने लॉज के खिलाफ तो नहीं है। इस चीज़ को समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।